यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर यहाँ पर 5वां देख रहे थे, जीएस वर्ल्ड का। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर प्राचीन इतिहास जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसके यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें शामिल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने यहाँ पर कल देखा था। पार्ट 1 करने का मतलब करीब 75-76 क्वेश्चन हम लोग कल किए थे। अब आगे इसके करेंगे जो भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़े थे उसके आगे से, और 150 क्वेश्चन तक पूरे कवर करेंगे। और टेस्ट नंबर 5 आज फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अपना यूकेटी का पेपर 6 नंबर, वो भी देखेंगे। और उसके बाद DIS का जो पेपर है वो भी देखेंगे। ठीक है, एक एक करके जितने भी कोचिंग का है सभी की करके पेपर हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। साथ में को क्या करना है, जैसे कि हम लोग पार्ट 1 क्वेश्चन पेपर करते हैं, जैसे कि 75-76 क्वेश्चन करते हैं, तो मैं जैसे कि बताता हूँ उसमें कि टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर टॉपिक पढ़ते रहना है ना, तब तो फायदा है। और एक अपना नोट्स बनाते रहो अच्छा सा, या फिर पेपर का ले लो पेपर, उसमें पॉइंट आप लिखते रहो कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, पूरा एक बुकलेट टाइप में बना लो टॉपिकों की। ठीक है, उसके टाइप से पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ आपको रिपीट होंगी, बाद में देखोगे कि हाँ यहाँ पे मैंने पढ़ा, ये रिपीटेड है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 76 तक कवर कर लिए थे क्वेश्चन, 77 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 77 ने बोला है निम्नलिखित में से ऐतिहासिक मंदिरों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं। पहला इसमें है सूर्य मंदिर, ठीक है। उसके बाद दशावतार मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। तो कौन सा नागर शैली से निर्मित है, नागर शैली से कौन सा निर्मित है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको 2 से 3 टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि नागर शैली क्या होती है, नागर शैली, बेसर शैली सब यहाँ पर क्या होती है उसको पढ़ना है। साथ में ये भी पढ़ना है आपको कौन कौन से मंदिर शिव जी को समर्पित है, कौन कौन से विष्णु जी को, दूसरी बात। और तीसरा बात, ये सब मंदिर कहाँ स्थित है वो सबके लोकेशन है। 3 बातें यहाँ से मंदिरों सबको पढ़नी होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 77 का, ये हो जाएगा आपका, ये सूर्य मंदिर जो है ना, ये क्या होगा, ये भी आपका नागर शैली से संबंधित है। दशावतार विष्णु मंदिर भी संबंधित है। और विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, ये भी प्रसिद्ध है, इसको लेकर फेमस होगा कहाँ पर, ये नागर शैली से ही। और सूर्य मंदिर मोढेरा जो होगा वो भी एक ऐड कर सकते हो इसमें, वो भी होगा इसमें। आंसर क्या होगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा, 77 का डी। 78 नंबर है। 78 बोला निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुकला की विशेषता है, बताना है। देखो इसकी जो विशेषता हो जाएगी 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मंदिरों के प्रवेश द्वार जो थे, द्वारपालों की मूर्तियां होती थी इसमें। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। और जो दक्षिण भारत में लोकप्रिय हुई मंदिर वास्तुकला की शैली को द्रविड़ शैली के नाम से जानते थे। और मंदिर वास्तुकला की ये शैली लगभग 8वीं शताब्दी से 13 और 14 शताब्दी के बीच यहाँ पर विकसित हुई थी। सेकेंड बात है, मंदिर परिसर के भीतर एक वृहद जलाशय की उपस्थिति थी। सेकेंड बात क्या होगा, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी, 78 का करेक्ट है। 79 नंबर आते हैं। 79 बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है, इनकी प्रमुख रचनाएं और इसकी क्या विशेषताएं होंगी, क्या योगदान होगा। पहली बात है, पहला यहाँ से ये बोला कि बृहद संहिता, बृहद संहिता क्या हो जाएगी, बृहद संहिता आपका यहाँ से ये मौसम विज्ञान संबंधी विषय की चर्चा होता है। ब्रह्मस्फुटित सिद्धांत जो है खगोलीय तत्वों की गणना की एक विधि होती है, मेथड होता है। ठीक है, ये भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है शुल्भ सूत्र, शल्य चिकित्सा संबंधी पद्धतियों का वर्णन होता है। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि शुल्भ सूत्र में यज्ञ वेदियों का निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की मापों का उल्लेख किया जाता है, तो ये गलत होगा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1, 2 करेक्ट है, 1, 2, हाँ 1, 2 करेक्ट है, तो सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर, भारत में धार्मिक इतिहास के संबंध में विचार करना है। इनमें से 80 कौन से, अच्छा 80 क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। ठीक है, कौन से बौद्ध धर्म के संप्रदाय, आंसर हो जाएगा टीका करेक्ट आंसर। एक तो स्तर विवाद, ठीक है, स्तर विवाद, महासांगिक, असम्मतियाँ और सौत्रांतिक, चारों यहाँ पर क्या होंगे, ये धार्मिक इतिहास में बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं 80 में। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अशोक के समय तक 18 विभिन्न संप्रदाय थे और अशोक ने इसे बढ़ते विभाजन को रोकने के लिए तरतीब बौद्ध संगीति जो थी उसके आयोजित किया था। आते क्वेश्चन आगे 81 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भाषा में लिपियों के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। पहली बात है, पहला बोला इसमें कि खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है।
ब्राह्मी लिपि की व्याख्या जेम्स प्रिंसेप द्वारा की गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, अशोक के शिलालेख लिखने में अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया जाता था। तीसरी बात क्या है? ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 1, 2, 3 सही पूछा है तो डी करेक्ट हो जाएगा। 82 आते हैं 82। 82 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, मध्यभांड और इसकी अवधि क्या होगी। देखते हैं। पहला है चित्रित धूसर मध्यभांड, वैदिक काल से संबंधित है। गौरिक मध्यभांड जो होगा ये क्या होगा? गौरिक मध्यभांड आपका यहाँ से गौरिक मध्यभांड आपका गौरिक मध्यभांड इससे संबंधित नहीं होगा क्या? देखो गौरिक मध्यभांड जो होगा, चलो अभी देख लेते हैं इसको। उत्तरी काली जो पॉलिशदार मध्यभांड है हड़प्पा काल के बता रहे हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो मौर्य काल संबंध मध्यभांडों को अनेक प्रकार के मध्यभांड शामिल थे, जिसमें से सबसे सर्वाधिक उच्च विकसित तकनीकी के प्रकार मध्यभांड की प्रयुक्त की जाती थी। इसे उत्तरी काले मध्यभांड के रूप में जानते थे, है ना, और ये नवपाषाण काल में थे, न कि हड़प्पा काल में। गौरिक मध्यभांड क्या थे? गौरिक मध्यभांड आपका हो जाएगा गौरिक आपका होना चाहिए इसमें हड़प्पा टाइम पे ना, ऐसा हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं। ये जो तीसरा वाला है ये तो आपका नवपाषाण काल की बात बता रहे हैं, राइट। और जो गौरिक मध्यभांड या गौरिक मध्यभांड है ये बताएगा इसमें गलत हो, हाँ इसमें यहाँ पे गलत होगा वैसे स्टेटमेंट। ये आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिर्फ पहले ही होगा, करेक्ट है ना, ये वाला एक सिर्फ करेक्ट है इसमें। 83 आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिग्वैदिक नदियां कौन कौन से हैं। 83 पहला बोला है कि पुरुषणी आपकी हो जाएगी क्या? ये झेलम को है ना, तो गलत है क्योंकि जो पुरुषनी है ये आपकी हो जाएगी रावी नदी की, झेलम नहीं होगी। विपाशा व्यास सही है, करेक्ट है। अस्किनी चिनाब क्या होगी? करेक्ट है, करेक्ट है। दो बातें सही हैं, 2 और 3 आंसर भी। 84 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कराया था? उसका नाम तुति नाम रखा था। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 84 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, इसका आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया था? पीडीएस सिस्टम। आंसर क्या होगा 85 का? 85 का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर होगा। इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई ताकि अकाल की कमी पड़े और समय पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। आगे आते क्वेश्चन 86 नंबर, अशोक के शिलालेख धर्म की व्याख्या की गई थी किसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 11वें शिलालेख में की गई थी। 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई और इसमें यहाँ पर धर्म के दान सर्वश्रेष्ठ बताया गया था, और जबकि 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। 87 सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड वेदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आंसर 87 का हो जाएगा करेक्ट, ये लोथल और कालीबंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 88, पल्लव स्थापित कला की राजसीन शैल का प्रतिनिधित्व इनमें से कौन सा मंदिर करता है? आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर, ये करता है महाबलीपुरम का तटी मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर। तीनों करेक्ट हैं, आंसर डी यहाँ से 88 का सही होगा। 89 आते 89 नंबर, निम्नलिखित में से किसने तबकात नासरी नामक ग्रंथ की रचना की थी? आंसर हो जाएगा मिनहाजुल सिराज ने तबकात नासरी की रचना की थी, जो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है, और ये इल्तुतमिश को उसके उत्तराधिकारियों का काल महत्वपूर्ण स्रोत बताता है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 89 का बी करेक्ट है। 90 नंबर है क्वेश्चन, इसमें बोला है गुप्त काल में सार्थवाह शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? आंसर क्या होगा? 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापारियों की काफिले के नेतृत्व करने वाला। आंसर बी करेक्ट है, ठीक है।
जिसका स्थानीय प्रशासन विशेषकर नगर परिषद में महत्वपूर्ण स्थान होता था। 91 आते हैं। 91 है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गज बेटकर हाथियों का शिकारी को भरे धारण की थी? क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर यहाँ से देवराय द्वितीय, देवराय सेकंड इसका सही आंसर है। 92 आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिक्रमण निष्क्रमण कहा जाता था, इसके रूप में जानते थे? आंसर 92 का हो जाएगा। इसको जानते थे उनका गृह त्याग करना, बी आंसर होगा। 93 निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? 93 का आंसर हो जाएगा, ये मिलती अमरावती, इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 दिल्ली सल्तनत के संबंध में मुतशर्रिफ कौन था? आंसर हो जाएगा मुतशर्रिफ था प्रज्ञा स्तर का राजस्व वसूलने वाला मुख्य अधिकारी, सी 94 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रज्ञा स्तर पर राजस्व वसूली करने के लिए मुख्य अधिकारी मुतशर्रिफ या आमुल होते थे। ठीक है, आमुल क्वेश्चन दे सकता है आपको। 95 नंबर आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला कि 95 में निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खम्स युद्ध में लूटा हुआ जिसको धन बोलते थे राज का ऐसा करीब 1/5 बढ़ाकर 4/5 कर दिया था? ठीक है, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे उलट दिया था, राज के लिए 80% 4/5 हिस्सा लेना शुरू किया था। ठीक है, और इस्लामी कानून के अनुसार लूट के धन खुम्स का 4/5 हिस्सा सैनिकों को और 1/5 हिस्सा राज्य को मिलना था। क्वेश्चन नंबर 86 आते हैं। 96 तवारीख ए इलाही जिसे खजाइन उल फतूबी कहा जाता था, इसके लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इसके लेखक है अमीर खुसरो, इसका करेक्ट आंसर होगा 96 का। ठीक है, 97 है मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था दाखिली सैनिक किन्हें कहा जाता था? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर 97 में ये हो जाएगा ए नंबर, जो सीधे सम्राट द्वारा भर्ती किए जाते थे लेकिन मनसबदारों की सेवा में रखे जाते थे। 97 का ए करेक्ट है। 98 नंबर है। 98 बोला है सूरावर्दी सूफी सिलसिले के संबंध में विचार करने इसकी स्थापना शेख साहबुद्दीन सूरावर्दी ने बगदाद में की थी। 98 का पहला क्या होगा? 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, भारत में इसका प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। इस सिलसिले के संत गरीबी और त्याग की चिश्ती द्वारा दोनों को कड़ाई से पालन करते थे। तीसरी बात गलत है क्योंकि चिश्ती संतों के विपरीत सूरावर्दी संत विलासतापूर्ण जीवन जीते थे, राजकीय संरक्षण स्वीकार करते थे और राजनीतिक जीवन में सक्रिय भाग लेते थे। तो तीसरा गलत होगा, 1 2 करेक्ट है। 99 नंबर है शाह तरकन कौन थी जिसका दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक महत्व हस्तक्षेप था? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर रुकनुद्दीन फिरोज की माता, बी आंसर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है मराठा जो प्रशासन है उसमें चितनीस का अर्थ क्या था? ये क्या अर्थ है इसका? आंसर दिएगा 100 का बी करेक्ट है। राजकीय जो पत्राचार थे इनका और पन्नों पर मसौदा तैयार करना, 100 का बी करेक्ट आंसर इसका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 आते हैं। गयासुद्दीन बलवान के संबंध में विचार करने कौन सा इसमें सही होगा? उसने अपने दरबार में दीवाने अर्च नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना कराई थी। पहली बात करेक्ट है ना, सही है। दूसरा, उसने जिल इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। ये बात गलत है क्योंकि बलवान ने सैन्य विभाग की स्थापना की थी लेकिन उसका नाम दीवाने अर्च या दीवाने विराजत वित्त विभाग को कहा जाता था। और बलवान ने राजस्व दैवी सिद्धांत को लागू करने के लिए सिजिदा पाबोस जैसे नवरोज के त्यौहार की शुरुआत की थी, है ना। तो यहाँ से ये सेकंड बात इसकी गलत है, पहली बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा आपका 101 का सिर्फ पहला करेक्ट होगा ना, सी आंसर होगा यहाँ से। आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन है 102। 102 में बोला है त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा? देखो, त्रिकोणीय संघर्ष, ये संघर्ष कन्नौज होगा ना कि उज्जैन, है ना। कहाँ पर होगा? कन्नौज ना कि उज्जैन। उसके लिए 200 वर्षों तक चला था। इसमें अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई थी। ये यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 है
103 है, इसका इक्ता व्यवस्था के सिस्टम के बारे में विचार करना है, कौन सा गलत है इक्ता सिस्टम। देखो इक्ता सिस्टम के बाद होता क्या है, इक्ता सिस्टम जो है इसका इस व्यवस्था के तहत इक्तादार को भूमि समेत नहीं दिया जाता था, बल्कि उसे केवल उस क्षेत्र को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था ताकि वह अपनी सेना का खर्च निकाल सके, और यह हस्तांतरणीय पद था। बी यहां से आंसर होगा। क्वेश्चन 104 है, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा शुरू की गई थी जो मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 104 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा, 104 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है, सोचो क्या होगा। पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, जात पद मनसबदार के उत्तराधिकारियों और घोड़ों की संख्या को निर्धारित होता था। गलत है, क्योंकि जात व्यक्तिगत पद या वेतन का पता चलता था इससे, जबकि घोड़ों की संख्या सवार पद से निर्धारित होती थी, तो गलत होगा। तीसरा, अकबर ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में द्वस्पस यस्पस प्रणाली जोड़ी थी। गलत है, क्योंकि द्वस्पस यस्पस शुरुआत जहांगीर ने की थी। सिर्फ पहला करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहां से एक बात करेक्ट है। क्वेश्चन 105 है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संबंध में निर्गुण के बारे में, निर्गुण संत के बारे में क्या सही होगा। यहां पर जो सही है 105 में करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वे ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करते थे, ठीक है, और कबीर और नानक निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे, राइट, और उन्होंने जाति पाति की मूर्ति पूजा का विरोध किया था। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 105 का डी करेक्ट है सभी। एक सौ 6 नंबर है, जहांगीर व्यवस्था के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। ठीक है, मुगल काल में मनसबदारों को नगद वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, जिसे जागीर कहते थे, और जागीरदार पैतृक मालिक नहीं होते थे, वे सम्राट कभी भी उनकी जागीर बदल सकता था। आंसर क्या होगा, 106 का सी करेक्ट है। 107 नंबर है, शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संबंध में सराय का क्या महत्व था। सराय का महत्व था कि ये डाक व्यवस्था और यात्रियों को विश्राम के केंद्र होते थे। 107 का भी करेक्ट है। शेरशाह ने लगभग 1700 सराय के निर्माण करवाया था, और ये सराय साम्राज्य की धमनियाँ कहलाती थी, क्योंकि यहाँ से डाक संचार होता था और व्यापारियों व राहगीरों की सुरक्षा विश्राम मिलता था। 108 आते हैं, 108 है, हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम क्या होगा। हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए युद्ध का सही कालक्रम है, पहला तो हो जाएगा देवरा का युद्ध 1522 1532, ठीक है, चौसा के युद्ध 1539, कन्नौज बिलग्राम का 1540, और सरहिंद के युद्ध 1555। करेक्ट आंसर यहाँ से ए वाला ही करेक्ट है। 109 आते हैं, 109 नंबर है, हेमू के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हेमू के बारे में कौन सी बातें सही है। देखो, हेमू मध्यकालीन भारत का अंतिम हिंदू राजा था, जिससे दिल्ली के पर अधिकार करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और पानीपत के दूसरे युद्ध में एक आकस्मिक तीर लगने से हार गया था। आंसर क्या होगा, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, सभी बातें इसकी सही है। क्वेश्चन 110 है, मध्यकालीन घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा, देखते हैं। सही कालक्रम यहाँ से 110 में तराइन का 1192, दिल्ली सल्तनत 1206, विजयनगर 1336, लोधी वंश का अंत हुआ था 1526। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट यहाँ से। 111 आते हैं, 111 नंबर है, भक्ति आंदोलन के संतों के साथ यहाँ पर सही मिलान करना है, देखते हैं मिलान करके। पहला हो जाएगा शंकरदेव असम, ठीक है, उसके बाद तुकाराम, तुकाराम हो जाएगा महाराष्ट्र, राइट, नरसिंह मेहता गुजरात, चैतन्य, जो चैतन्य है ना, चैतन्य महाप्रभु होना चाहिए, बंगाल उड़ीसा। करेक्ट आंसर यहाँ से 111 का ए करेक्ट है। 112 आते हैं, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। वेलन गावे वह भूमि होती थी जो गैर ब्राह्मण कृषकों के स्वामी के पास होती थी। 112 का पहला क्या होगा, पहला करेक्ट है। सेकंड बोला है, सेल भोग जो थी वे भूमि होती थी जो जैन संस्थानों को दान में दी जाती थी। ये बात गलत है ना, ये बात ऐसे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, सेल भोग उस भूमि को कर रहा था जो विद्यालयों को रख रखाव के लिए देते थे, ठीक है, सिर्फ 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113, बंगाल के पाल वंश के शासक के बारे में विचार करना है।
देखते हैं इसको। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जिसे जनता द्वारा निर्वाचित बनाया था। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। करेक्ट है। पाल वंश कट्टर से धर्मावलंबी था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि पाल शासक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा का पुनरुद्धार किया था और उदनपुरी व विक्रमशिला जैसे बिहार बनवाए थे। सिर्फ 1 2 करेक्ट है, आंसर है 114 114। जैन धर्म की प्रथम परिषद के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 के यहाँ से ये करेक्ट है। इनमें से बोला कि ये पाटलिपुत्र में स्थूलबद्ध की अध्यक्षता में हुआ था। करेक्ट है। सेकंड, इसमें जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर विभाजित हो गए थे। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर डी। 115 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक सूत्रपात किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया और उसने घोषणा की कि राजत्व किसी भी रिश्तेदारी को नहीं जानता था। बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 116 है। इसमें बोला निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया? केवल सिखों के खुतबों पर ही खलीफा का नाम रखा था। आंसर हो जाएगा 16 का ए, इल्तुतमिश करेक्ट आंसर है। इसमें बोला महाराणा प्रताप ने मृत्यु पूर्व निम्नलिखित में से किस संस्थान या किस स्थान पर अपनी नई राजधानी बनाई थी? आंसर हो जाएगा ये बनी थी चावंड। क्या होगा? चावंड इसका आंसर होगा, क्योंकि महाराणा प्रताप ने 1585 में इस जो चावंड को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था और महाराजा प्रताप 1597 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसी स्थान पर शासन किए थे। आंसर की 17 का सी करेक्ट है। 118 अमीर खुसरो के बारे में बता रहा है। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने मुगल पद तुमान या 10,000 सैनिक का उल्लेख किया है? 118 का आंसर क्या होगा? 118 का आंसर हो जाएगा खजाइनुल फतू। इसका सही आंसर है। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइनुल फतू, जिसे तारीख अलाई भी कहा जाता था, और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के पहले 16 वर्षों में ऐतिहासिक विवरण मिलता है। 119 नंबर है। सिंध के अरबों पर जीत का क्रम मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय निम्नलिखित में से थी क्या? आंसर 19 का हो जाएगा। ये थी मुल्तान। ठीक है, मुल्तान उसकी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। क्वेश्चन 20 है, 120 नंबर। प्राचीन भारत में अनुदान जो लैंड ग्रांट्स होते थे उनकी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है ना? 20 में कौन सा गलत है? आंसर हो जाएगा सी नंबर। गुप्त काल के बाद भूमि अनुदान की कमी आई, जिससे क्या होगा? व्यापार विकास हुआ था। सी होगा 120 का सही आंसर। 121 नंबर है, 121। इसमें बोले यूरो जोन के संबंध में विचार करना है। बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। 21 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्तमान में यूरो जोन में कुल 27 सदस्य हैं। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 21 सदस्य यहाँ पर है, 27 यहाँ पर नहीं है, बल्कि यूरो जोन में 21 सदस्य हैं और यहाँ पर कुल यूरोपीय सदस्य यहाँ पर संघ में 27 सदस्य होंगे। 1 सिर्फ करेक्ट है, आंसर एक यहाँ पे सही हो जाएगा 21 का। 122 आते हैं। 122 नंबर है। इसमें बोले रामनाथ गोयनका का साहित्य सम्मान 2025 तीसरा संस्करण के जो विजेता थे उसके संबंध में कौन सा सम्मेलन सही नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 122 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी करेक्ट। सर्वश्रेष्ठ नवोदित जो लेखक हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा, इसका सही आंसर होगा डी नंबर। 123 नंबर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में भारत का स्थान क्या है? 123 का आंसर हो जाएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 25 में भारत का 38 स्थान पर है। ठीक है, 123 का 123 नहीं, हाँ 123 का 38वें स्थान पर है ना, ए नंबर करेक्ट है। ठीक है, 138वां नहीं है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 124 है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ग्लोबल इंडेक्स जो है उसमें भारत का रैंक क्या है? आपसे बोल देगा 138, 139, 140 में से कोई नहीं, तो में से कोई नहीं वाला मानना होगा। 138 से आप थोड़ा माइंड सेट करो कि 138 नहीं होगा। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में पटना बर्ड सेंचुरी रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है, किस राज्य में स्थित है? आंसर 24 का हो जाएगा। ये स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
125 है, जम्मू कश्मीर के किस पुरातात्विक स्थल प्राचीन बौद्ध स्तूप में खोजा गया है? आंसर 125 हो जाएगा। ये खोजा गया है, ए नंबर करेक्ट है, जिहनपोरा, है ना, जिहनपोरा, जम्मू कश्मीर के बारामूला के जिहनपोरा में 2000 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप खोजा गया है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 126 है, 126 नंबर है, स्किल द नेशन चैलेंज के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जो सही है 26 में ये जाएगा, ये सिकिल सेल जो मिशन है उसके तहत स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस की पहल का हिस्सा होगा ये, राइट। और ये स्किल द नेशन जो चैलेंज है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और ये स्किल इंडिया मिशन के तहत SOR पहल का हिस्सा होगा। ठीक है, और ये जो युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के लिए तैयार करेगा। आंसर क्या होगा? 126 का बी करेक्ट है। 127 नंबर है, भारत का पहला स्वदेशी जो नियंत्रण पोत है कौन सा होगा? स्वदेशी नियंत्रण पोत कौन सा है? करेक्ट आंसर पोत हो जाएगा इसका, ये समुद्र प्रताप इसका सही आंसर है। ठीक है, समुद्र प्रताप देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत होगा। 28 है, UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया आधार के शुभंकर का नया शुभंकर का क्या नाम है? 28 का आंसर हो जाएगा उदय नाम है इसका। क्या नाम है? उदय नाम है 128 का। 129 नंबर है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? 29 का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है इसका, सही आंसर है 129 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 आते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 130 नंबर है, इसमें बोला है पद्म विभूषण 2026 के विजेताओं के लिए कौन सा पर शामिल नहीं है? 130 का आंसर हो जाएगा शामिल नहीं है जो ये देगा अलका याग्निक, इसका सही आंसर है 130 का डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 131 है, आई छत्र जो पंचाल महाजनपद की राजधानी थी वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 131 का आंसर हो जाएगा बरेली में स्थित है। ठीक है, 132 सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थानेश्वर किस स्थान पर स्थानांतरित की थी? ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है इसका 132 का, ये कन्नौज से। 133 नंबर है, 133 दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने बदायूं को अपना राजनीतिक आधार बनाया था? 33 का आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, इसका सही आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का इक्तादार या सूबेदार था। 34 है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र क्या लिखा है? कौन सा क्षेत्र सटला स्थापत्य शैली से जाना था, है ना? आंसर हो जाएगा 134 का करेक्ट आंसर, ये जौनपुर इसका सही आंसर होगा। सर की वास्तुकला की विशेषता थी जौनपुर। आगे आते क्वेश्चन 135, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान को सही कालक्रम में लगाना है, क्या होगा? सही कालक्रम में लगाएंगे तो 135 का आंसर हो जाएगा ये जाएगा, पहले तो देवगिरी, है ना, दूसरा क्या होगा तेलंगाना, तीसरा क्या होगा होयसल, चौथा क्या होगा पांडेराज। 3 1 2 4 इसका सही आंसर है, ए नंबर 135 का सही आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सही क्रम देवगिरी 1307 से 1308, मलिक काफूर के नेतृत्व में बड़ा दक्षिण अभियान, है ना, तेलंगाना वारंगल 1309 से 1310, ठीक है, होयसल 1311 से ईस्वी में, उसके बाद मलिक काफूर को लेकर होयसल के बीच यहाँ पर बल्लार धरती पर विजय प्राप्त की थी, और पांडराज 1311, याद रखना है सब। 136 आते हैं, मुगल काल में जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर, ये स्थित था कहाँ पर? सही आंसर है सूरत में। ठीक है, सूरत जहाज निर्माण और समुद्री व्यापार सबसे प्रमुख केंद्र था। इसके महत्व को देखते हुए इसे बाबुल मक्का या मक्का का दौर भी कहा जाता था। 137 से 137 निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, औरंगजेब के तोपखानों का प्रमुख मुस्तफ़ा कहाँ था? पहला क्या होगा? 37 का पहला सही है। तोपचियों को भर्ती या उनकी भर्ती औरंगजेब के केवल गुजरात क्षेत्र से ही किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है ना, सेकेंड गलत हो जाएगी, सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि औरंगजेब ने तोपचियों की भर्ती केवल गुजरात सीमित नहीं रखी थी, बल्कि मुगल तोपखाने विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कारीगर और सैनिक भर्ती के जाते थे। इसमें
भारतीय मुसलमान के अलावा विशेष कर कि इनके जो अन्य स्थानीय निपुण लोग भी शामिल किए थे। तोप खाने का तीव्रता होना मुगल सैन्य व्यवस्था की एक विशेषता मानी जाती थी। ओनली वन करेक्ट है। 38 नंबर आते हैं, 138 नंबर। मुगल प्रशासन में सर्वप्रथम गुलाम नौकरशाही की अवधारणा किसने शुरू की थी? आंसर हो जाएगा 38 का, अकबर ने शुरू की थी। किसने? अकबर ने। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से किसने कल्हड़ की तराश सेंगनी का विस्तार कर उसे जैनुल आबिदीन के काल तक का हिस्सा और इतिहास में जोड़ा? आंसर हो जाएगा 39 का, करेक्ट आंसर जून राज इसका सही आंसर होगा डी नंबर 139 का। जून राज ने कल्हड़ के कार्य को आगे बढ़ाया और अपनी पुस्तक धरती राज तिरंगड़ी में कश्मीर के इतिहास को सुल्तान जैनुल आबिदीन के शासनकाल तक लिखा था। जून राज के शिष्य श्रीवर ने इस काम को और क्रम को आगे बढ़ाया, ठीक है, और अपनी धरती राज तिरंगड़ी में जैनुल आबिदीन की अंतिम वर्षों में उसके उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया। 39 का डी करेक्ट है। 40 आते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, अकबर ने दिवाली, नवरोज जैसे अन्य धर्मों के त्योहारों को भी मनाने की आज़ादी दी थी। 140 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, अकबर शासन का शासन आरंभिक समान नागरिक संहिता पर आधारित था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात से गलत है ना, क्योंकि अकबर का शासन इस्लामिक कानून शरीयत पर आधारित था, ना कि समान नागरिक संहिता पर। राइट। अकबर ने आगरा में शाही दिवाली मनाने की परंपरा शुरू की थी। ऐसे ही फारसी नौरोज उत्सव आदि अन्य धर्मों के त्योहारों को मनाने को आज़ादी दी थी, लेकिन इसका कारण था कि अकबर उदार धार्मिक नीतियों को मानता रहता था। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। आंसर 40 का सी करेक्ट है। 41 आते हैं, 141। निम्नलिखित पर विचार करना है। योग सूत्र, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इनमें से कितनी कृतियां आयुर्वेदिक चिकित्सा की महान त्रयी शामिल थी? 41 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये शामिल थे। एक तो आपको हो जाएगा महर्षि सुश्रुत रचित सुश्रुत संहिता, संस्कृत में लिखित थी। ठीक है, संस्कृत में लिखित थी, और ये महान त्रय में से एक जो अन्य यहाँ पर महर्षि चरक द्वारा लिखित चरक संहिता, माणभट्ट द्वारा अष्टांग कृत है। ठीक है, दो यहाँ से इसके आंसर होंगे। आंसर क्या है? दो बातें करेक्ट है इसकी। राइट, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है। निम्नलिखित पर विचार करना है। संगीत की नवीन शैली बोर गीत है, नाटक प्रदर्शन भवना है, और शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। आंसर क्या होगा? 42 का सभी करेक्ट है, डी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें पूछा है कि 60 से शंकरदेव द्वारा सर्जित कौन सी है। 42 का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, शास्त्रीय भाषा क्या थी? ब्रजावली थी। साहित्यिक कृति क्या थी? भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर, कीर्तन, है ना, ये सब यहाँ पर इसकी रचनाएं थी। 43 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर के समकालीन नहीं था? आंसर हो जाएगा सी। यहाँ से कौन? ये अहोम सेनापति लचित बोरफुलन, इसका सही आंसर होगा सी नंबर 43 का। सन्निर्बाग अकबर के समकालीन थे। अर्जुन देव अकबर के समकालीन थे। रानी दुर्गावती महोबा के चंदेल राजवंश की वंशज और मुगल सम्राट के अकबर के समकालीन थी। लचित बोरफुकन ने अहोम सेना के सेनापति के रूप में, मुगल बादशाह के जागीरदार के रूप में, शाहजहां के सेनाओं के रूप में यहाँ पर इसमें लड़ाई लड़ी थी। तो इसे पॉइंट आपको याद रखना है, 43 का सी। 44 है। निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है रासायनिक विधि से स्थायी रंग बनाने का ज्ञान, जंगली जानवरों की चर्चा, सामाजिक परिवेश की चर्चा, इनमें से कौन 7 सी जानकारियां भीमबेटका गुफा से प्राप्त होती हैं? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से एक तो जंगली जानवरों की चर्चा और सामाजिक परिवेश में चर्चा, 2 और 3 करेक्ट है। 44 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चित्रकारी का ज्ञान, भीमबेटका गुफा से प्राप्त जानकारी, एक आपका चित्रकारी का ज्ञान, सामूहिक शिकार करने की चर्चा, सामाजिक परिवेश में महिलाओं बच्चों के साथ होने की चर्चा, जानवरों में जंगली जानवरों को लेकर के उनका चित्र, घरेलू गतिविधियों का चित्र, ऐसा था। ठीक है, आगे आते 145। हड़प्पाई मूर्ति कला के संबंध में विचार करना है। हड़प्पाई स्थलों में व्यापक स्तर पर मूर्तियां प्राप्त हुई थी। 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि हड़प्पाई स्रोतों से पाई गई मूर्तियां भले ही पत्थर की, कांसे की या मिट्टी की बनी थी। ठीक है, संख्या में दृष्टि से काफी अधिक नहीं है ना, तो गलत हो जाएगा, व्यापक स्तर नहीं है। सेकेंड, हड़प्पाई मूर्ति कला गुणवत्ता और स्तर पर निम्न दर्जे की थी।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुएं बनाने की उत्कृष्ट उदाहरण थी। और पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं काफी चर्चित थे, जिसमें से एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर से बना है और दूसरा दाढ़ी वाले पुरुष वो जो सेलखड़ी से बना है ना। तो यहाँ पर निम्न दर्जे देखती है, ऐसे आप ये भी गलत हो जाएगा, दोनों बातें गलत है, आंसर डी। 46 नंबर है मूर्तिकला की नालंदा शैली के बारे में विचार करना। नालंदा की मूर्तिकला गुप्तकालीन सारनाथ शैली का अन्य क्षेत्रीय शैलियों से मेल से विकसित हुई थी। 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नालंदा शैली विशेषतः प्रस्तर मूर्तियों थी और कांस की मूर्तियों का प्रचलन इस शैली में नहीं आया था। सेकंड गलत होगा, क्योंकि देखो सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार में स्थानीय जो परंपरा थी, इसके मध्य भारत की परंपरा के संगम से एक नई शैली का आविर्भाव हुआ था, जिसे मूर्तिकला नालंदा शैली भी कहा जाता था। और नालंदा की कांस्य मूर्तियों को काल 7वीं और 8वीं शताब्दी में लगभग 12वीं शताब्दी तक है, और इनकी संख्या पूरी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है। आंसर क्या होगा? 46 का ए करेक्ट है। 46 नंबर हो गया। 47 नंबर है मंदिरों के पूजा गृह के प्रकारों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें 47 में पहला संदर किस्म जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था, यह होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद निरद्धर किस्म जिसे जिसमें यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ नहीं होता था, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से करेक्ट है। आगे सर्वतोभद्र जिसमें प्रवेश केवल गोपुरम से होता था, ये बात गलत है, क्योंकि सर्वतोभद्र में प्रवेश सब तरफ से प्रवेश किया जाता था, है ना, सिर्फ एक तरफ से नहीं था। 1 2 करेक्ट है। 48 है निम्नलिखित पर विचार करना है। ये प्राचीन पल्लव बंदरगाह शहर है। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये हो जाएगा। पंचस्थ वराह गुफा और गंगा अवतरण के शहर की स्थापत्य विरासत होती है, सेकंड बात हो जाएगी। तीसरी बात है चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने इस शहर की यात्रा की थी और निम्नलिखित में से किस प्राचीन बंदरगाह के शहर का उल्लेख की बात की जा रही है? तीनों ये बात की जा रही है किसकी? ये मामल्लपुरम की बात की जा रही है। ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। और ये 9वीं शताब्दी के बीच मौजूद पल्लव वंश के राजा नरसिम्हन वर्मन द्वितीय को दी गई उपाधि के मामल्लन से अर्थ की बताता है। आगे आते क्वेश्चन 149। एकमात्र मुगल राजघराने में महिलाओं जो कि कादिरिया और सूफी सिलसिले से जुड़ी थी, इनमें से कौन सी थी? आंसर हो जाएगा 149 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जहां आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा जहां आ रहा बेगम शाहजहां के और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी और वह कदरिया सूफी सिलसिले की अनुयायी थी और उन्हें मुल्ला शाह बदख्शी ने सूफीवाद में निश्चित किया। उन्होंने सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अरवाह लिखी थी। आंसर 149 का ए करेक्ट है। 150 नंबर है 150। चीन की यात्री ह्वेन सांग के अनुसार भारत की मठवासी संस्थाओं महिलाओं की निम्नलिखित में से किस किस क्षेत्र में सक्रिय थी? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर चिकित्सा, बौद्ध दर्शन का शिक्षण और लिपि की कार्य इसका शामिल था। 1 2 3 क्या होगा इसका सही आंसर है? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। उसने उल्लेख किया कि वहाँ बौद्ध भिक्षुणी महिला साध्वी थी और भी बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए शिक्षण करती थी। कुछ भिक्षुणियाँ औषध निर्माण और देखभाल में संलग्न होती थी। ये चिकित्सा क्षेत्र में भागीदारी को दर्शाता है और लिपि कार्य को उल्लेख मिलता है। 150 का ए करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर जीएस वर्ल्ड का टेस्ट नंबर 5 फिनिश कर लिया पूरा, है ना। टेस्ट 5 आपका फिनिश हो गया। और हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 6, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि टेस्ट नंबर 6 का आने में डिले है थोड़ा, है ना। और उसके बाद हम लोग करेंगे अब या तो कोशिश करेंगे अपना यूकेटी का पेपर करेंगे जो टेस्ट नंबर 6 फुल लेंथ पेपर होगा, या तो हम लोग करेंगे अभी DIS का जो पेपर है अगला वो करेंगे, ये तो दृष्टि है इसका करेंगे। जो भी करेंगे हम लोग कल एक पेपर सॉल्व करेंगे। 50% क्वेश्चन एक दिन सॉल्व करेंगे। मैं इसलिए आधे क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि जितने टॉपिक यहाँ पर आते हैं वो सब टॉपिक आपको जाकर डीप से पढ़ना है ना, और उनकी प्रैक्टिस करना है, राइट। और मेंस के एक आंसर लिखना है, कम से कम 2 आंसर रोज लिखने हैं, ठीक है। मेंस के टॉपिक पढ़ना है, ये नहीं कि पूरा दिन यूट्यूब पे ही लेके रहना है। इन सब चीज़ों को आप सिस्टमेटिक ढंग से अगर करोगे तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकलेगा। नहीं कर रहे हो तो इम्पॉसिबल है कि आपका प्रीलिम्स ही निकल पाएगा। मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ, रोज बोलता हूँ कि सब टॉपिक भाई सब पढ़ो, टॉपिक उठा करके मेंस के आंसर लिखो। मेंस के मैं 3 क्लासेस करा भी चुका हूँ, उसको देख करके क्लासेस समझो, करो, आंसर देखो कैसा लिख रहे हैं, है ना। समझाया मैंने कि करके पूरा पॉइंट्स से समझाएं, देख सकते हो। नहीं मिलेगा तो बताओ, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा या तो यूट्यूब में जो कराया उसका लिंक दे दूंगा।
या यूट्यूब पे आप स्क्रॉल करो, प्ले लिस्ट में देखो, मिलेगा आपको, है ना। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।